हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 41 जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या होता है। पिछली क्लास 40 के अंदर में और उससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको लॉगिन करना सिखाया था कि किस तरह से हम लॉगिन करते हैं, किस तरह से आप अपनी टाइप्स को देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। जिनमें पहला टॉपिक है कि इनकम टैक्स बेसिक्स इन इंडिया, दूसरा है टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर, तीसरा है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स एंड हेड इनकम्स, इनकम टैक्स स्लैब रेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्लैब्स अंडर ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स, एक्सेप्शन ऑफ टैक्स स्लैब्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जिसका नाम है इनकम टैक्स बेसिक्स इन इंडिया। देखो, इनकम टैक्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो समझना जरूरी है, तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीखोगे, ठीक है। एक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, इसका मैं लिंक दे दूंगा इस साइट का, आप यहाँ से जाके पढ़ भी सकोगे बाद में, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करोगे तो कॉपी में नोट करने से एक ये फ़ायदा होता है कि जब आप लिखते हो ना तो आपका जो दिमाग है वो साथ साथ उन चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, ठीक है। अभी हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये कोर्स अब ये 10 क्लासेस और बची हैं, इन 10 क्लासेस में हम बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास को एकदम लास्ट तक देखिए और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स जो है एक तरह का टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? जो भी इनकम कमाई जाती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अकाउंट के हिसाब से नया साल हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप जो भी कमाई करते हैं, यानी कि 1 साल की कमाई पर जो टैक्स लगाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। लिखा हुआ है ना, इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आप एक बात मोटी मोटी समझ लीजिए कि इनकम टैक्स साल में केवल एक बार भरा जाता है, ठीक है। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है। जीएसटी में आप क्वार्टरली, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली भी करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स को केवल ईयरली ही हम भरा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये कह रहा है कि बाय इंडिविजुअल, कि कौन कौन भरता है इनकम टैक्स? बाय इंडिविजुअल, जो अकेला आदमी है वो भी इनकम टैक्स भरता है। अगर कोई बिजनेस है वो भी इनकम टैक्स भरती है, ठीक है। यानी कि आप दुकान का भी इनकम टैक्स भर सकते हैं और आप खुद का भी इनकम टैक्स भर सकते हैं, ठीक है। टैक्स जो होते हैं, टैक्सेस आर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। टैक्स क्या है? किसके सोर्सेज हैं? रेवेन्यू के। किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स है, यानी जो वित्तीय सोर्सेज हैं, जो पैसों का सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का, वो टैक्स है। गवर्नमेंट आधे से ज़्यादा जो पैसा कमाती है वो टैक्स भरकर ही कमाती है, सॉरी, टैक्स वसूल करके ही कमाती है, भर के कह रहा हूँ सॉरी, टैक्स वसूल करके कमाती है। किससे वसूल करती है? आम जनता से, बिजनेस से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट यूटिलाइजेस दिस रेवेन्यू फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब्सिडी टू फार्मर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। अब जो भी टैक्स कमाया, कहाँ जाता है ये टैक्स? ये टैक्स जाता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, क्या वैसे ही हॉस्पिटल आज भी हैं? आपको लगता है ना हालत में बदलाव हुआ है? पहले कच्ची सड़कें थी, अब पक्की सड़कें हैं, पहले नालियां थी, अब सीवर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। एजुकेशन का लेवल बढ़ा है और ये सब जो बढ़ा है इन सब के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। इवन आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इन सब लोगों को भी सैलरी के ऊपर सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। फार्मर्स को भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है, प्लस ये लोग अपना इनको एक फंड दिया जाता है कि आप अपने इस राज्य में, आप अपने नगर क्षेत्र में, निर्वाचित क्षेत्र में, जहाँ पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, आप उस जगह पे अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाइए। तो वो क्या लोग अपने जेब से लगाएंगे पैसा? वो हम सभी लोगों से टैक्स लेके लगाते हैं, ठीक है। अब टैक्स में कई तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टैक्स को 2 तरीके के कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है।
लिखा हुआ है टैक्सेस आर मेनली टू टाइप्स। मेनली कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स, ठीक है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस। टैक्स levied डायरेक्टली ऑन द इनकम अर्न्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स इनकम पे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। द टैक्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द इनकम स्लैब रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब जो स्लैब रेट है वो क्या है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। स्लैब होता क्या है, स्लैब रेट क्या होता है? ऐसा होता है कि हर किसी के लिए जो टैक्स का मानक दंड है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर मेरी सैलरी तो 30,000 रुपये है तो मुझे 5% टैक्स देना है, तो जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसको भी 5% टैक्स देना, ये तो नाइंसाफी हो गई ना मेरे साथ। तो वो कितने रुपए पे टैक्स देगा, मैं कितने पे टैक्स दूंगा, इन सब का जो है एक स्लैब रेट बना हुआ है, एक इंडेक्स टेबल बनी हुई है कि हाँ भाई ये बंदा इस हिसाब से टैक्स भरेगा, ठीक है। तो टैक्स का कैलकुलेशन उस तरीके से किया जाता है। एक बात आप समझिए, यहाँ पे हम रोक के समझते हैं कि टैक्स कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे बोला गया है टैक्स आर टू टाइप्स, 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, ठीक है। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आपने समझ लिया कि जो आपने किस पे लगाया, इनकम पे लगाया, को क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे टैक्स इकट्ठा करती है। आपको क्या लगता है पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो वाकई में पेट्रोल की कमी हो रही है दुनिया में? नहीं, पेट्रोल पर आधे से ज्यादा तो टैक्स लगता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप सुई से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी खरीदते हैं ना, उन सब पर टैक्स लगता है, ठीक है। ये बात अलग है कि आपको दिखता नहीं है, आप उसको देखते नहीं है। जबकि अगर आप मॉल में जाके कोई शॉपिंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे वो पक्का बिल देते हैं जिस पे लिखा होता है CGST, SGST। या अगर आप किसी बाहर देश से, बाहर के राज्य से आप मंगाते हैं तो उस पर लिखा होता है IGST। तो जी क्या है? GST है। GST क्या होता है? टैक्स होता है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके MRP के अंदर भी टैक्स जुड़ा रहता है। ये सभी टैक्स क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे गवर्नमेंट अपनी कमाई करती है, ठीक है। अब क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं केवल इनकम टैक्स की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स कौन होते हैं, कितने तरह के टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझना जरूरी है क्योंकि जब आप किसी का रिटर्न भरेंगे ना, तो आपको अगर ये पता ही नहीं होगा तो आपको रिटर्न भरने में जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि टैक्स पेयर्स कितने तरीके के होते हैं। टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर का मतलब होता है इनकम टैक्स देने वाले लोग, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स पेयर्स, ठीक है। The Income Tax Act has classified the types of taxpayers in the categories so as to apply different tax rates for different types of taxpayers। यानी कि टैक्स कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है कि अलग अलग तरीके के जो टैक्स पेयर हैं उनको कैटेगराइज किया जाए। जैसे कि मैं अभी पहले ही बता रहा था कि जो महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स भरेगा, जो महीने के करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स भरेगा। तो ऐसा है क्या? नहीं। यहाँ पे टैक्स की कैटेगरी को कैटेगराइज करके इन्होंने यहाँ पे 3 टिक यहाँ लगे हैं, बाकी 3 टिक इधर लगे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है यहाँ पर एकल, अगर आप खुद स्वयं अकेले हैं, ठीक है, लेकिन कमा लगा के फिर कमा लगा के फिर कमा लगा के, एक यहाँ पे 4 चीजें लिखी हुई हैं। पहला है इंडिविजुअल्स, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह एस लगा हुआ है, देखो इंडिविजुअल्स। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तीसरा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और चौथा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं आपस में एक समान ही लगते हैं ये सारी चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा समझिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि ये तो फैमिली बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कौन सा है जी? हमारा फैमिली बिजनेस है। पहले हमारे बाप दादा किया करते थे, अब मैं करता हूँ, आगे मेरा बेटा करेगा। ये क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में आता है। इसी तरह से व्यापार, इसी तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, यानी कि व्यक्ति संगठन होता है, या आपको 4 लोगों ने मिलके 5 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया, उस एसोसिएशन के दम पर वो कोई धंधा कर रहे हैं। इसी तरह से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी होती है,
ठीक है, यानी एसोसिएशन अब इसी तरह से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी आप ये समझिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को कैसे समझ सकते हैं कि आपने देखा कि आज बोर्ड की मीटिंग थी, या आज इस कंपनी में बोर्ड मीटिंग बैठी, बोर्ड सदस्यों ने ये बोला। ये क्या होता है, हर कंपनी में कुछ शेयर्स होते हैं, उनके शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। इस तरह बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जो लोग होते हैं वो किस तरह से बॉडी ऑफ मिलकर एक धंधा शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सब कुछ समान है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि ये है एक्चुअली में, ठीक है। फर्म किसी भी आप किसी कंपनी को कह सकते हैं। फर्म और कंपनी यहाँ पे दो लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि एक रजिस्टर्ड होता है, एक अनरजिस्टर्ड होता है, ठीक है। एक छोटे तौर पे होता है, एक बड़े तौर पे होता है। इस तरह से इन्होंने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि यद्यपि इंडिविजुअल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है, पहला होता है रेजिडेंट्स और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। रेजिडेंट्स जो इंडिया में रहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया में नहीं रहते, ठीक है। रेजिडेंट्स इंडिविजुअल आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर ग्लोबल इनकम इन इंडिया। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स कहाँ भर रहे हैं, इंडिया में भर रहे हैं, तो अगर आप इंडिया के रेजिडेंट्स हैं तो भारत के अंदर कहीं से भी आपकी आमदनी हो रही है उस पर आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। इनकम अर्न इन इंडिया एंड अब्रॉड, और अगर आप इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो आप विदेशों में इनकम कमा रहे हैं, चाहे आप जो है इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर भी एक टैक्स लगता है। इनकम टैक्स के अंदर वो ही भरना होता है, ठीक है। वेयर एज दोज हु क्वालिफाइड एज नॉन रेजिडेंट्स नीड टू पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्न और एक्वायर्ड इन इंडिया, ठीक है। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया में रहते ही नहीं हैं, अगर वो इंडिया में नहीं रहते, जैसे वो सपोज मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है चिंटू। अब चिंटू क्या हुआ, चिंटू पिछले साल चला गया अमेरिका। कहाँ चला गया, अमेरिका। तो जब वो अमेरिका गया तो उसने वहीं पे काम शुरू कर लिया कि भाई मैं यहीं पे डॉलर्स में पैसे कमाऊंगा। अब उसका घर था इंडिया के अंदर, तो उसने कहा कि यार इंडिया में मेरा घर है, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं इसको किराए पे चढ़ा देता हूं। अब मैं इसे किराए पे चढ़ा देता हूं। तो इसने क्या किया, उसने उसको किराए पे, रेंट पे दे दिया। अब जो रेंट है वो पैसा वो लोग बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पैसा क्योंकि इंडिया से उसको जा रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है, कि अगर आप जो पैसा आप इंडिया से कमाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंस है, अगर आप रहते ही नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है इंडिया से, आप इंडिया में जन्म तो हुआ है लेकिन आप कहीं और सेटल हो गए, तो फिर आपको वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ठीक है। द रेजिडेंस स्टेटस हैज टू बी डिटरमिन्ड सेपरेटेडली फॉर पर्पसेस ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल टेन्योर स्टेड इन इंडिया, ठीक है। रेजिडेंस इंडिविजुअल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बिलो मेंशन्ड कैटेगरी। अब यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा हुआ है, ठीक है। पहला वो जो कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है, दूसरे वो लोग जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में है, तीसरे वो लोग जो 80 साल से ऊपर के हैं। अब इंडिया में हर कोई पैसा कमाता है, अभी आप नहीं कमाते तो आपके पेरेंट्स कमाते हैं, ठीक है। और अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग जो 60 साल से कम है, वो लोग जो 60 साल से 80 साल के बीच में हैं, और वो लोग जो 80 साल से ऊपर के हैं। इस तरह से 3 कैटेगरी आपको माइंड में सेट करनी है। क्यों? अब सर ये कैटेगरी क्यों बनी हुई है? क्योंकि सर ऐसा है कि इन कैटेगरीज के हिसाब से भी आपको छूट मिलती है टैक्स के अंदर में, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये कमाया और 1000 पे आपको 10% टैक्स देना पड़ा, तो आपको कितना रुपए का टैक्स लगेगा? वो टैक्स कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो आप मुझे टैक्स देने वाले हो उस पे मैं आपको 2% की छूट दूंगा। तो वो 2% आप माइनस करोगे तो किसका फायदा होगा? आपका फायदा होगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम और हेड ऑफ इनकम्स की, ठीक है।
अब यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, तो स्लैश लगने का मतलब होता है कि हेड्स ऑफ इनकम और टाइप्स ऑफ इनकम एक ही बात है। यानी जहाँ टाइप्स लिखा हो या जहाँ हेड्स लिखा हो, आपको समझ जाना है कि ये दोनों एक ही बात है, हम टाइप्स ऑफ इनकम की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि टैक्स जो होता है वो मतलब सपोज करो कि मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी, मैं भी टैक्स भरूंगा, या मैं तो घर में बच्चों को मैं तो सिलाई कढ़ाई करता हूँ, मैं भी टैक्स भरूंगा, XYZ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहली बात, टैक्स पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक गवर्नमेंट छूट देती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा स्लैब रेट दिखाता हूँ। ये देखिए, इस स्लैब रेट में 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% जो है टैक्स देना होता है। पुराने टैक्स में 20% टैक्स लगता था, लेकिन अभी 10% टैक्स लगता है। लेकिन जिनकी इनकम जो है 5 लाख से कम है, वो लोग क्या करेंगे, तो इसका पूरा जो है पहले स्लैब रेट खोल के हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जरा नेट कनेक्ट कर देता हूँ। क्या है ना, नेट कनेक्ट करते हैं, सारा नेट उड़ जाता है। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम यहीं आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या अदर सोर्सेस है भैया जी? ये ऐसा है कि जो आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोल रखा है, उस पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो भैया वो भी तो आपकी इनकम है। जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है, आप कोई लॉटरी जीत के आते हो, तो ये सब टैक्सेबल होती हैं जी, सब पे टैक्स लगता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाई सिंपल सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके वहाँ से इनकम आ रही है, किसी पे आपने किराए पे दे रखा है, रेंटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सरप्लस इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आपको कुछ इनकम मिलती है, अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, जो आपकी स्टार्टिंग में क्लास पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट के बारे में। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सच एज म्यूचुअल फंड, शेयर, हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, टैक्सेबल आती है। प्रॉफिट अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप खुद का कोई व्यापार है, उस पर अगर आप पैसा कमाते हैं, कोई बिजनेस है, फ्रीलांसर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो उन सभी जगह से देखिए लिखा हुआ है ट्यूशन टीचर्स आर टैक्स अंडर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको आज तो आप मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि चिंटू जो है वो ट्यूशन पढ़ाता है घर में 10-12 बच्चों को, तो क्या उसकी सैलरी टैक्सेबल इनकम होगी? ठीक है, होती तो है, लेकिन छूट के तहत उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, उनको तो टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? और जो भी टैक्स आप सैलरी पे कमाते हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है जी, अब ये टैक्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है? ये टैक्स आपको सालाना कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो एक साल में आप 1,20,000 समथिंग कमाते हैं। ठीक है, 10,000 महीना, 12 महीना कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 हुआ। 1,20,000, अब गवर्नमेंट अगर कहती है कि भाई 2.5 लाख तक तो छूट ही है, तो यानी कि आप टैक्स भर तो सकते हैं, लेकिन आपको 0 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। 0 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपने टैक्स को भर सकते हैं, इनकम टैक्स को, लेकिन आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर ऑप्शन में आता है कि आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं। दिखाना कंपलसरी होता है वैसे कि आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है यार, लोड नहीं हो रहा है इनका, ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक चीज़ हो गया, टैक्स पेयर्स एंड इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, अब ये बार बार स्लैब्स की बातें कर रहा है। ये क्या है, HUF? क्या बताया था मैंने आपको HUF का ऊपर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका बताओ क्या बताया था, कमेंट में बताओ जल्दी, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका क्या था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये भी देखो एक स्लैब रेट इसके इस पेज पे भी है हमारे पास। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप टू 2.5 लाख रुपए पे टैक्स कितना देना है जी? 0, नो टैक्स। यानी कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स देना है? 5 लाख। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा और डेप्थ में समझा दूं इसको, तो मैं एक नोटपैड ऑन कर लेता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है,
अब जैसे कि मान लो कि मेरी इनकम 5 लाख है और 5 लाख पे कितने % टैक्स लग रहा है? 5% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मेरी सैलरी इस वक्त है 5 लाख रुपए और 5 लाख पे 5% का टैक्स लग रहा है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि सरकार 2.5 लाख तक तो छूट है ना, तो 2.5 लाख की छूट हमें भी मिलनी चाहिए। तो ये हो गए 5 लाख। ठीक है, कैलकुलेटर ले लूँ क्या? वो ज़्यादा आसान रहेगा, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जी हमारी सैलरी थी 5 लाख रुपए, हमारा टोटल हमने 1 साल के अंदर कमाया। सरकार आपने कहा कि 2.5 लाख तक तो छूट है। अब 2.5 लाख तक जो छूट है तो वो छूट मुझे भी मिलनी चाहिए, यानी कि अब मेरी टैक्सेबल इनकम क्या बनी? 2.5 लाख। उस पर आपको कितना % चाहिए टैक्सेबल इनकम? समझ में आया? क्या बनी? 2.5 लाख। कितना % मुझे चाहिए टैक्स उस पर? तो कहते हैं कि सरकार कहते हैं 5% टैक्स चाहिए, % टैक्स। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? आप निकाल लीजिए। यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है, कैंसिल करूं? सी दबा देते हैं। 2.5 लाख, ठीक है, गुणा में 5% करें, ये तो 0.5 आ रहा है, यानी कि हमें इसको क्या करना होगा? मेरे को आ नहीं रहा निकालना, आप बताओ, कमेंट में बताओ जवाब कितना आ रहा है, कैसे करेंगे? 2.5 लाख का 5% अगर हमें निकालना है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे और 5% करेंगे, तो 2.5 लाख में 5% कम हो जाएगा। कितना देना चाहिए आपको टैक्स? आपको 12,500 रुपये का टैक्स देना है। ठीक है, आपका भी आंसर यही था, चेक कर लो, कुछ गलती हो तो मुझे बताओ। ठीक है, अब ये स्लैब रेट इसी हिसाब से चलता रहेगा। बाकी स्लैब रेट्स और इसके आने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पे इसी पेज के ऊपर आगे लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि स्लैब रेट क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और डिटेल में और जानते हैं और समझते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और क्लास को अच्छी तरह स्टडी करना है। ओके, टेक केयर, बाय।